हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। दोस्तों, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के बारे में तो आपने भी सुन ही लिया होगा। ये एक नया चाइनीज एनीमे है जो कि एक नॉवल पर बेस्ड है और लोगों का कहना है कि इसकी कहानी अटैक ऑन टाइटन से भी अच्छी है और ये एनीमे एक बहुत बड़ा मास्टरपीस है। लेकिन आप इसके एपिसोड देखोगे तो हो सकता है सब कुछ आपके सिर के ऊपर से निकल जाए, क्योंकि ये एनीमे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मैं सब कुछ काफी आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए जानते हैं एलओटीएम की कहानी को इसके एपिसोड नंबर 1 के साथ। एपिसोड पर जाने से पहले हम थोड़ी बेसिक चीजें क्लियर कर लेते हैं। इस कहानी का जो हीरो है जोउ, वो आज के टाइम के चाइना में रहता है, लेकिन अचानक एक दिन कुछ होता है और उसकी आत्मा एक दूसरे आदमी के शरीर में ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि वो ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है। और हमारे हीरो को पता चलता है कि वो तो एक अलग ही दुनिया में आ गया है, क्योंकि ये दुनिया टेक्नोलॉजी में काफी पीछे है और ये दुनिया जादुई थी। अब ये जो जादुई दुनिया है, इनमें लोगों के पास सुपर पावर्स भी होती हैं और इन सुपर पावर वाले लोगों को बियॉन्डर कहा जाता है। बियॉन्डर बनने के लिए इन्हें एक मैजिक पोशन पीना पड़ता है। पोशन पीने के बाद इनके सामने 22 रास्ते यानी कि पाथवेज खुल जाते हैं और इन्हें डिसाइड करना होता है कि वो कौन से पाथवे पर जाएंगे, क्योंकि हर पाथवे अलग तरह की सुपर पावर देता है। हर एक पाथवे में फिर 9 लेवल्स भी होते हैं जिन्हें सीक्वेंस कहा जाता है। हर सीक्वेंस को पास करने पर इन्हें एक पावर मिलती है और जैसे जैसे ये 9 से 1 नंबर तक जाते हैं, इनकी शक्ति बढ़ती जाती है और जो बंदा 1 नंबर के सीक्वेंस तक पहुंच जाता है वो तो समझ लो कि गॉड जितना पावरफुल बन जाता है। खैर, तो कहानी की शुरुआत होती है 28 जुलाई सन 1349 में। हम हमारे हीरो जोउ को आसमान से गिरते हुए देखते हैं और इसके बाद उसे किसी दूसरे आदमी के शरीर में होश आता है और जिस आदमी के शरीर में जोउ आया है उसका नाम क्लाइन मोरेती था। जोउ को समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है और ये कौन सी जगह है। उसके सिर में एक छेद भी था जो कि अब भर गया था और पास में एक रिवॉल्वर पड़ी थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि क्लाइन ने इस बंदूक से खुद को गोली मारी होगी। जिसके बाद जोउ की आत्मा उसके शरीर में आ गई। ठीक इसी समय हम 2 और लोगों की बॉडीज को देखते हैं जिनके नाम थे वेल्च और नाया, और इन्होंने भी क्लाइन की ही तरह खुद को खत्म कर लिया था और हमें पता चलता है कि ये दोनों क्लाइन के क्लासमेट हुआ करते थे। खैर, अब सुबह हो जाती है और जोउ को क्लाइन के बारे में कुछ चीजें पता चलती हैं। असल में उसे क्लाइन की कुछ मेमोरीज पता चल रही थी, जैसे उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और वो अपनी सिस्टर के साथ रहता है। क्लाइन आवा देश के टिंगेन शहर में रहता है और उसने हाल ही में ग्रेजुएशन पास की है। जोउ को अपने कमरे में एक डायरी भी मिलती है जिसमें क्लाइन ने कुछ लिखा हुआ था। जैसे 29 मई को वेल्च उससे मिलने आया था। उसने कहा था कि उसके पास एक पुरानी किताब है और इस किताब को लिखने वाला एंटीगोनस फैमिली से था। डायरी के आखिर में लिखा था कि सब मारे जाएंगे, मैं खुद भी। जोउ को समझ नहीं आता कि क्लाइन ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तभी इस कमरे में क्लाइन की सिस्टर आने लगती है और जोउ खून के दाग और बंदूक को छुपा देता है। उसकी सिस्टर का नाम मेलिसा था जो कि बैकलुंड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। मेलिसा ब्रश करके यहाँ से चली जाती है। जोउ सोचने लगता है कि वो यहाँ कैसे आ गया। वो तो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था और अपने पेरेंट्स के साथ चाइना में रहता था। तभी उसे याद आता है कि उसने एक लक एन्चेंटमेंट रिचुअल किया था और जरूर उसी से वो इस दुनिया में आ गया है। मेलिसा तभी यहाँ नाश्ता लेकर आ जाती है। वो क्लाइन से कहती है कि वो आज उसका फेवरेट डिनर बनाएगी, क्योंकि क्लाइन जॉब पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और वो अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। अब जोउ सोचता है कि वो वापस अपना रिचुअल परफॉर्म करेगा और अपनी दुनिया में लौट जाएगा। और इस बंदूक की आवाज तो बहुत लाउड होती है, तो मेलिसा ने आवाज नहीं सुनी होगी क्या। और दोस्तों, अब मैं जोउ को क्लाइन कहकर ही बुलाऊंगा। तो क्लाइन को रिचुअल करने के लिए ब्रेड की जरूरत थी, जिन्हें लेने वो बाहर मार्केट में जाता है। मार्केट वाली लेडी क्लाइन से कहती है कि उसे जल्दी से कोई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए और उस गंदे से अपार्टमेंट को छोड़कर किसी अच्छी जगह रहने चले जाना चाहिए। क्लाइन देखता है कि ये जगह भी उसकी दुनिया जैसी ही नॉर्मल है, बस ये टेक्नोलॉजी में काफी साल पीछे है। पर तभी वो कुछ लोगों को पत्ते खेलते हुए देखता है, जो कि आज के जमाने का खेल है। असल में करीब 100 साल पहले रोसेल गुस्तेव नाम का राजा हुआ करता था, जिसने ये पत्तों का खेल, स्टीम इंजन और टेरो रीडिंग जैसी चीजें इजाद की थी। क्लाइन को लगता है कि राजा रोसेल भी उसकी तरह किसी नए जमाने से आया होगा। तभी क्लाइन के पास एक जोकर आता है जो उसे अपने सर्कस में आने का इन्विटेशन देता है। क्लाइन देखता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा था, तो वो जल्दी यहाँ से भागने लगता है और छुपने के लिए एक टेंट में घुस जाता है। वो आदमी जेनकिंस भी उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन तभी उसे यहाँ एक पुलिस वाला दिखाई देता है, जिसे देख वो वापस मुड़ जाता है। टेंट के अंदर एक टैरो कार्ड रीडर बैठी हुई थी, यानी पत्ते देखकर भविष्य बताने वाली। क्लाइन सोचता है कि ये चीज तो मेरी दुनिया में भी होती थी, यानी राजा रोजेल उसकी तरह ही एक ट्रांसमाइग्रेटर था। वो लेडी कहती है कि क्लाइन उसका पहला कस्टमर है, तो वो उसे फ्री में भविष्य बताएगी।
आएगी। ये सुनकर क्लाइन वहाँ बैठ जाता है। लेडी पूछती है कि तुम क्या जानना चाहते हो? तो क्लाइन कहता है कि मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेडी अब उसके सामने 3 पत्ते निकाल के रखती है कि ये तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, पहले उसे कौन सा कार्ड देखना है? क्लाइन कहता है कि सबसे पहले वो अपना प्रेजेंट देखना चाहता है। लेडी उस कार्ड को पलट देती है और ये कार्ड था द फूल। द फूल टैरो डेक का पहला पत्ता होता है और ये नई शुरुआत को दर्शाता है। तभी यहाँ पर असली टैरो रीडर आ जाती है और यहाँ जो बैठी थी वो बस मजाक कर रही थी और क्लाइन यहाँ से चला जाता है। क्लाइन अब अपने घर आकर उन ब्रेड्स को 4 अलग अलग कोनों में रख देता है और रिचुअल को परफॉर्म करता है ताकि वो वापस अपनी दुनिया में लौट जाए। वो कुछ मंत्र भी पढ़ता है। शुरू में ऐसा लगता है कि रिचुअल करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर अचानक ही उसे कुछ होता है और क्लाइन एक अजीब सी दुनिया में पहुंच जाता है जहां चारों तरफ धुआं था। इस जगह को हम द ग्रे फॉग कहेंगे और यहाँ कुछ रेड और ब्लू कलर के स्टार्स उड़ रहे थे। क्लाइन गलती से एक रेड और ब्लू स्टार को छू देता है जिससे वो दोनों फट जाते हैं। इस समय हम ऑड्री नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने मिरर के सामने बैठी थी और ऑल्गर नाम का एक आदमी समुद्र के बीच अपने ग्लास को पकड़ा हुआ था। ये दोनों ही अपनी मर्जी के बिना इस ग्रे दुनिया में आ जाते हैं। इन्हें अपने सामने क्लाइन की बड़ी सी परछाई दिखाई देती है जैसे वो इस दुनिया का गॉड हो और ये तीनों ही एक दूसरे का चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहे थे। क्लाइन सोचता है कि इन दोनों को मैंने यहाँ बुलाया है क्या? ऑड्री पूछती है कि क्या आप इस पवित्र जगह के मास्टर हो? क्लाइन सोचता है कि ये पवित्र जगह है तो इसका मंदिर कहाँ है? और उसके इतना सोचते ही उनके आसपास एक मंदिर जैसी जगह बन जाती है। क्लाइन समझ जाता है कि वो इस दुनिया को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। वो अब एक लंबी सी टेबल और एक सिंहासन बना लेता है। ऑल्गर क्लाइन से पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ और आप कौन हैं? क्लाइन अब सोचने लगता है कि मैं अपना नाम क्या बताऊं, ज़ोउ या क्लाइन? और फिर वो सिंहासन पर बैठे हुए इन्हें अपना एक नकली नाम बताता है कि तुम लोग मुझे बुलाओगे द फूल के नाम से, जो कि उस टैरो कार्ड का नाम था। ऑड्री पूछती है कि मिस्टर फूल, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है और क्या हम घर जा सकते हैं? क्लाइन कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस घर भेज दूंगा। वो लड़की इस जादुई जगह को देखकर काफी एक्साइटेड हो गई थी। वो क्लाइन से पूछती है कि मैं बियॉन्डर कैसे बन सकती हूँ? अब क्लाइन को तो बियॉन्डर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो बोलता है कि इस सवाल का जवाब तुम्हारे सामने बैठा आदमी देगा। ऑल्गर बोलता है कि तुम जरूर लियोन किंगडम से होंगी, तो बियॉन्डर बनने के लिए तुम्हें एवरनाइट गॉडेस के चर्च को ज्वाइन करना होगा या लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म के या किसी दूसरे चर्च को। वैसे बियॉन्डर बनना इतना आसान नहीं है, पर बियॉन्डर सच में होते हैं और वो बढ़ती हुई डार्कनेस से लड़ते रहते हैं। ऑड्री पूछती है कि चर्च के अलावा और कोई रास्ता है क्या? तो ऑल्गर कहता है कि फिर रॉयल फैमिली के पास जाओ या तो मिलेनियम नोबिलिटी के। ऑड्री कहती है कि कोई और तरीका? अब ऑल्गर बताता है कि असल में उसके पास 2 सीक्वेंस 9 के पोशन रखे हुए हैं, एक सेलर सीक्वेंस का और दूसरा स्पेक्टेटर सीक्वेंस का, जिन्हें पीकर वो बियॉन्डर बन सकती है। क्लाइन समझ जाता है कि यहाँ सुपर पावर्स की बात हो रही है और सीक्वेंस उस पावर का लेवल होगा। उसका ट्रांसमाइग्रेशन और इस ग्रे वर्ल्ड में आना भी किसी बियॉन्डर का काम है क्या? ऑड्री कहती है कि उसने इस आदमी के साथ एक डील कर ली है। वो उसे एक पोशन देगा और बदले में ऑड्री भी उसे कुछ सामान देगी और वो चाहती है कि क्लाइन ऐसी मीटिंग्स और करे। ऑल्गर भी कहता है कि मिस्टर फूल, आपकी पावर हमारी सोच से भी परे है, तो मीटिंग में छोटी मोटी चीजें हम दोनों ही संभाल लिया करेंगे। ऑल्गर सोचता है कि इस तरह की मीटिंग्स में वो और भी डील्स कर पाएगा। अब क्लाइन सोचता है कि ऐसी मीटिंग्स करके उसे इस दुनिया के बारे में और भी जानकारी मिलेगी और वो जल्दी अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ पाएगा। क्लाइन कहता है कि ठीक है, हम हर मंडे को 3 बजे मीटिंग किया करेंगे। ऑड्री कहती है कि फिर हम लोगों को भी अपने कोड नेम्स रख लेने चाहिए क्योंकि हम यहाँ अपने असली नाम यूज नहीं करेंगे। अब क्योंकि क्लाइन ने अपना नाम टैरो कार्ड पे रखा था, तो ये दोनों भी अपने कोड नेम्स टैरो कार्ड्स पर ही रख लेते हैं। ऑड्री का कोड नेम है जस्टिस और ऑल्गर का द हैंग्ड मैन और ये तीनों अब इस टैरो क्लब के मेंबर्स हैं। तभी क्लाइन के कमरे का दरवाजा कोई पीटने लगता है जिससे क्लाइन का कंट्रोल इस दुनिया में कमजोर हो रहा था। वो इनसे कहता है कि इस मीटिंग को हम यहीं खत्म करते हैं और वो दोनों को वापस अपनी जगह पर भेज देता है और खुद भी अपने कमरे में लौट आता है। क्लाइन देखता है कि उसके दरवाजे पर पुलिस आई थी, तो वो जल्दी से अपनी डायरी और बंदूक छुपा देता है। ये वही पुलिस वाला था जो टेंट के बाहर खड़ा हुआ था। इसका नाम लेनर्ड है। इसके साथ एक दूसरा ऑफिसर भी था जिसका नाम डन स्मिथ है। ये दोनों यहाँ पर वेल्च और नाया के केस के लिए आए हैं और क्लाइन को बताते हैं कि उन दोनों ने खुद को खत्म कर दिया। लेनर्ड तुरंत ही क्लाइन की डायरी ढूंढ लेता है और पूछता है कि तुमने आखिरी पन्ने पर ये क्या लिखा है कि सब मारे जाएंगे और मैं भी, इसका मतलब क्या है? अब क्लाइन को समझ नहीं आता कि वो इन्हें क्या बोले। वो इन्हें साफ साफ कह देता है कि मेरी याददाश्त चली गई है और मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है। कल रात उसने खुद को ऊपर पहुंचाने की कोशिश की थी, पर पता नहीं कैसे मैं अब भी जिंदा हूँ और वो बंदूक उस डब्बे में रखी है। डन अब कहता है कि फिर हम तुम्हें साइकिक के पास लेकर चलेंगे जो तुम्हारी सारी मेमोरी
मेमोरीज वापस ले आएगी। जो सुन क्लाइंट को अब टेंशन हो जाती है कि ये लोग अगर मेरी मेमोरीज में झांकेंगे तो इन्हें ये भी पता चल जाएगा कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। लेनर्ड कहता है कि वो उसे जिंदा देखकर खुश हुए, लेकिन जो हादसा हुआ था उसके बाद तो कोई भी मर जाता। ये लोग अब क्लाइंट को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी एक बच्चा ब्रेड चोरी करके यहाँ से भाग रहा था, तो पुलिस वालों का ध्यान उस पर चला जाता है और मौके का फायदा उठाकर क्लाइंट यहाँ से भागने लगता है। वो एक गली में जाकर रुकता है जहाँ कोई उसके ऊपर पानी फेंक देता है, लेकिन वो पानी हवा में ही रुक जाता है और यहाँ आसपास की चीजें भी हवा में उड़ने लगती हैं। क्लाइंट समझ जाता है कि यहाँ कोई बियॉन्डर है जो ये कर रहा है। वो भागकर एक घोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है और बोलता है कि समुद्र किनारे चलो। थोड़ी देर बाद क्लाइंट देखता है कि अब उसका कोई पीछा नहीं कर रहा, तो वो गाड़ी रोकने को बोलता है, लेकिन गाड़ी वाला चलता ही रहता है और कहता है कि वो उसे वेल्च के घर ले जा रहा था। ये घोड़ा गाड़ी वाला कोई और नहीं बल्कि डन था। तभी क्लाइंट की आंख अपने कमरे में खुलती है और उसे लगता है कि वो सब एक सपना था, पर तभी दरवाजे पर ऑफिसर डन स्मिथ आ जाता है और वो एक बियॉन्डर है। वो बोलता है कि रात में हमारी पावर ज्यादा बढ़ जाती है। क्लाइंट सोचता है कि हमारी। डन अब क्लाइंट को पकड़कर घर के बाहर ले आता है। तभी क्लाइंट के पीछे एक लड़की आती है जो उसका मुंह पकड़ लेती है और उसकी मेमोरीज में झांकने लगती है, यानी वो भी एक बियॉन्डर है। क्लाइंट अपनी मेमोरीज में अपने असली माँ बाप को देखता है, लेकिन वो लड़की उन्हें नहीं देख पा रही थी। शायद वो ग्रे फॉग उसकी मेमोरीज दूसरे लोगों से छुपा रहा था। वो लड़की अब क्लाइंट से पूछती है कि बताओ एंटीगोनस फैमिली की किताब कहाँ है। क्लाइंट कहता है कि उसे नहीं पता। फिर वो पूछती है कि 27 जून की रात को वेल्च और नाया के घर में क्या हुआ। क्लाइंट फिर से कहता है कि उसे नहीं पता। अब वो पूछती है कि जब वो दोनों मरे थे तब तुम क्या कर रहे थे। तो क्लाइंट के हाथ में बंदूक आ जाती है। वो इन्हें मार के दिखाता है कि वो उस दिन क्या कर रहा था, यानी कि क्लाइंट सच बोल रहा है। वो ये सब डन को बता देती है कि उसने खुद को गोली मारी थी, पर इसकी मेमोरीज में उसे ज्यादा कुछ नहीं मिला। डन क्लाइंट से कहता है कि एंटीगोनस फैमिली की किताब लापता हो गई है और तुम अब भी खतरे में हो। हम हर बार तुम्हें बचाने नहीं आ सकते हैं, तो तुम भी हमें ज्वाइन करके एक बियॉन्डर क्यों नहीं बन जाते। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों मुझे तो ये पहला एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा है। काफी दिनों बाद कुछ नया देखने को मिला है और इसका एनिमेशन भी बहुत ही धांसू था और कहानी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है और मैंने जितना हो सकता था उतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब क्या क्लाइंट बियॉन्डर बन जाएगा, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला एपिसोड भी लेकर आऊं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए द फूल। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।